Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रेन स्ट्रोक पे बात करेंगे या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी जिसे कहा जाता है। बेसिकली इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं या ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इन्फाक्शन इसका कॉज होता है। अब स्पेसिफिक हमारे ब्रेन के किसी भी पोर्शन में ये जो है वो इन्फाक्शन हो जाता है, वहाँ के सेल्स डेथ हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और कैंसर के बाद। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रोक को, कि ब्लड सप्लाई जब इनएडिक्वेट हो जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के सेल्स तक नहीं पहुंच पाते और ब्रेन सेल्स डाई हो जाते हैं। इसमें 80% तक चांसेस होते हैं क्योर के, अगर हम प्रॉपर जो है वो ट्रीट कर लें, और डेथ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। विद इन 40 सेकेंड 4 मिनट तक डेथ हो भी सकती है। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। अब ब्रेन स्ट्रोक में दो जो है वो क्लासिफाई किए गए इसकी क्लासेस को, स्ट्रोक को इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है वो हमारे पास उस वक्त होता है जब हमारे पास ब्लड जो है वो ब्रेन तक सप्लाई नहीं हो पाता, इंटरप्शन हो जाती है उसमें। और उसका कॉज क्या होता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बस फॉर्म हुआ हुआ होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इसी वजह से आ रही होती है सेरेब्रल आर्टरी में, और ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक नहीं जा रहा होता है। और दूसरा कॉज इसका सेरेब्रल एम्बोलिज्म भी हो सकता है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है सेरेब्रल आर्टरी में। उसके वजह से भी जो है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और वो जो एम्बोलाई होता है वो मूव करके दूसरे भी पार्ट में बॉडी के जा रहा होता है ब्रेन से। सेकंड जो है वो इसकी क्लास हेमरेजिक स्ट्रोक होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास ब्लीडिंग होती है इंटरनल, सेरेब्रल हेमरेज में ब्लीडिंग हो रही होती है ब्रेन में, और इसकी वजह से जो हमारी सेरेब्रल आर्टरी होती है वो रप्चर हो जाती है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ज़्यादातर जो है वो इंजरी की वजह से, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में नहीं जाता और ब्लीडिंग कॉज होती है, क्योंकि वहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो इतना प्रेशर डेवलप कर लेती हैं कि वो रप्चर हो जाते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि जो हमारे पास स्ट्रोक जो है वो 87% तक के जो स्ट्रोक होते हैं उसमें ज़्यादातर इस्केमिक स्ट्रोक हो रहा होता है। आगे हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि इधर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोक होता है। सबसे पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो, उसमें हो सकता है। ओबेसिटी की कंडीशन, ठीक है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर रहे होते हैं स्मोक, उसमें भी हो सकता है। स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज़ होता है। और कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो उस डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो सिम्टम्स उनके इस तरह से आए हुए होते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है तो सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो है हमारा फ्रंटल लोब अफेक्ट होता है, ब्रोकास एरिया जो स्पीच का होता है, तो इससे क्या होता है कि डिफ़िकल्टी हो जाती है स्पीकिंग में, और कॉग्निटिव फंक्शंस भी जिसमें थिंकिंग, लर्निंग और टॉकिंग आ जाते हैं। अगर ऑसिपिटल लोब अफेक्ट होता है तो उससे हमें विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे स्ट्रोक के साइन होते हैं उसमें वीकनेस आती है, फेशियल मसल्स वीक हो जाती हैं, आर्म्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और स्पीच में डिफ़िकल्टी आती है। और भी कुछ है साइन एंड सिम्टम्स जिसमें रिस्पायरेशन जो है वो इरेगुलर हो जाती है, नमनेस, हेडेक, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, और एक नौसिया कहते हैं जिसमें हमारे पास पेशेंट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता किसी पीपल को या ऑब्जेक्ट को। और इसके अलावा डिसआर्थरिया भी होता है जिसमें हमारे मोटर फंक्शन या मोटर स्पीक डिसऑर्डर हो जाता है। एफेजिया जिसमें स्पीकिंग बिल्कुल इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब बिल्कुल नहीं बोल सकते। हेमीप्लेजिया जिसमें हाफ साइडेड जो है वो पैरालाइज हो जाती है बॉडी, और नेक स्टिफनेस और डिसओरिएंटेशन भी हो जाती है, मतलब बैलेंस बॉडी का जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाता है। और डिस्फेजिया मतलब स्वेलिंग में भी डिफ़िकल्टी आती है। ये हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। देन हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन की। उसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करता है फिजिशियन, देन जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब ग्लासगो कॉमा स्केल को यूज़ करते हुए करते हैं। उसके बाद हम सीटी स्कैन करते हैं जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आइदर वो हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे पास वाइट
स्कैन में जो है वो वाइट अपीयरेंस आती है। इन्फेक्शन अगर है तो उसमें डार्क अपीयरेंस नज़र आती है। देन हम एमआरआई करा सकते हैं, उसमें इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है एमआरआई से। नेक्स्ट हम ट्रांसक्रेनियल डॉपलर भी करते हैं, जिसे टीसीडी कहा जाता है। उससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि जो इंट्राक्रेनियल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, मींस कि जो सेरेब्रल आर्टरी है उसके मिडल वाले पोर्शन में स्टेनोसिस तो नहीं हुआ हुआ, वो हम ट्रांसक्रेनियल डॉपलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कैरोटिड डॉपलर यानी कि सीडी ये भी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें स्टेनोसिस की डिग्री मालूम होती है कि कितने जो है वो उसके लिमिट है। देन हम जो है वो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन इनके टेस्ट भी करते हैं। प्रोटीन सी जो ऑटोप्रोथ्रोम्बिन है, प्रोटीन एस विटामिन के डिपेंडेंट प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, और एंटी थ्रोम्बिन 3 इनके टेस्ट भी करते हैं, जिससे हमें हेमरेजिक जो है स्ट्रोक उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। देन हमारे पास एंजियोग्राफी होती है और ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम होता है, जिसको टीटीई कहते हैं। इससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई वॉल्वुलर प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम जिसे टीईई कहते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एट्रियल थ्रोम्बस तो नहीं है, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस या एओर्टिक आर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास डायग्नोस्टिक एवल्यूशन है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जिसमें हम कंप्लीट ब्लड की पिक्चर लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा लेते हैं, रीनल प्रोफाइल और एलएफटी वगैरह ये सब कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। देन हम जो है वो इसकी फर्दर अगर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें तो एक स्ट्रोक काउंसिल जो है वो अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं 2 पॉइंट्स में। और वो सिंपल पॉइंट्स यही हैं, उन्होंने बोला है जैसे ही जो है वो किसी पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक आता है तो सबसे पहले जो चॉइस है वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। उसमें हमारे पास अल्टीप्लेस है, जिसे 0.9 mg पर केजी देते हैं विद इन 4.5 आवर्स ऑफ द ऑनसेट। सिम्टम जैसे ही ऑनसेट है उसके 4.5 आवर्स ऑफ ऑनसेट के अंदर अंदर हम ये प्रोवाइड कर दें। देन हम एस्पिरिन दें विद इन 48 आवर्स ऑनसेट के। और एंटी कोगुलेंट जो है वो हम और एंटी प्लेटलेट थेरेपी हम स्टार्ट में नहीं देते 24 आवर्स तक के। एस्पिरिन की जो हमारे पास डोज़ है वो 50 से 325 mg पर डे के दरमियान है। ये हम 24 और 48 आवर्स के दरमियान स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास एल्टी प्लेस का जो है वो एल्टी प्लेस जब हम प्रोवाइड कर देते हैं 24 आवर्स में, उसके बाद हम एस्पिरिन स्टार्ट करते हैं। अब कहा ये जाता है कि जब इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसमें ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है तो उसको हम स्टार्टिंग के 7 डेज़ तक के ट्रीट नहीं करते, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं और सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। और जब 7 डेज़ के बाद उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उसमें हम ब्लड प्रेशर के लिए लेबिटालॉल, निकार्डिपिन और नाइट्रोक्लोसाइड यूज़ कर रहे होते हैं। और जब सेकेंडरी प्रिवेंशन हमें करनी होती है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी देते हैं। और ऐसा पेशेंट जिसको नॉन कार्डियो एम्बोलिक पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें हम एंटी प्लेटलेट थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल या फिर एक्सटेंडेड रिलीज डाइपाइरामोल प्लस एस्पिरिन कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट जिनको इस्केमिक स्ट्रोक हो और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की हिस्ट्री है या कॉर्नरी स्टेंट वगैरह, तो उसमें हम एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल कॉम्बिनेशन वारफरिन को हम फर्स्ट चॉइस कंसीडर करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए उन पेशेंट में जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन होते हैं और जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है इस्केमिक स्ट्रोक के बाद। उसके लिए हम चॉइस एसी इनहिबिटर्स और डायबिटिक्स यूज़ करते हैं आफ्टर 7 डेज़ ऑफ अटैक। एआरबीज उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जो एसी इनहिबिटर्स को टॉलरेट नहीं कर पाते। और इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें कॉर्नरी जो है वो रिस्क होता है, कॉर्नरी रिस्क की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होता है, तो हम स्टैटिन्स यूज़ करते हैं। हेपेरिन जो अनफ्रैक्शन होता है 5000 यूनिट्स 3 टाइम्स डे, वो हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए। फुल फ्रैक्शन हेपेरिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो प्रूव नहीं है, उसका रिस्क भी जो है वो इंक्रीज़ है क्योंकि वो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज को इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हम हेमरेजिक स्ट्रोक थेरेपी की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 3 जो है वो इसकी फर्दर स्ट्रोक में फर्दर इसकी डिवीज़न आती है। हेमरेजिक स्ट्रोक में हमने पहले पढ़ा जैसे इंटरनल ब्लीडिंग होती है जब हमारे पास आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं। अब इसमें भी फर्दर 3 इसकी टाइप्स हो गई। सब आइकनॉइड हेमरेज, इसका मतलब ये होता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्पेस में हुई है जो कि ब्रेन के सराउंड में है। वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है या रप्चर ऑफ इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म और एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, इनकी वजह से जो है वो हमारे पास सब आर्कनॉइड हेमरेज होता है।
इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो है उसका मतलब क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो ब्रेन टिश्यूज़ के इनसाइड हुई है या इनटू द सब ड्यूरल, ये जो है वो हमारे पास ये भी ब्लड वेजल्स के रप्चर होने की वजह से होता है, ठीक है। सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो हमारे पास ब्रेन की सरफेस पे डेवलप हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है ट्रॉमा की वजह से। अब इनकी थेरेपी में हम ये बोल रहे हैं कि जो सब आर्कनॉइड हेमरेज है उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जिसमें निमोडिपिन है 60 mg एवरी 4 आवर फॉर 21 डेज तक देते हैं, अलॉन्ग विद इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मेंटेन। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम भी मेंटेन करते हैं। जो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और सब ड्यूरल हेमाटोमा है उसमें भी जो है वो ब्लड सरफेस पे बिल्ड हो जाते हैं, तो किसी ट्रॉमा की वजह से उसकी भी इतनी जो है वो ट्रीटमेंट कंसीडर नहीं की गई। इसके अलावा जो हमारे पास हेमरेज कंडीशन नॉर्मली होती है उसमें हम सर्जरी ही करते हैं, जिसमें जो रप्चर आर्टरी होती है उसको रिपेयर किया जाता है, ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाता है, कैरोटिड आर्टरी की सर्जरी करते हैं ताकि ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो ब्रेन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास मेनली जो है वो ये स्ट्रोक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था और ट्रीटमेंट वगैरह डिस्कस की, रिस्क फैक्टर्स वगैरह सिम्टम्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर पे फिर बात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।